चलिए तो आज हम जानते हैं हमारे तीसरे महत्वपूर्ण आयोग यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो इसे भी हम पिछले आयोग की तरह ही जनरल इंफॉर्मेशन और अदर फैक्ट्स यानी सामान्य जानकारी और अन्य तथ्य दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी सामान्य जानकारी से। तो यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 14 के चैप्टर नंबर 2 यानी अध्याय 2 के अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत किया गया है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1926 को 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ली आयोग की सिफारिश पर इलाहाबाद में की गई, जबकि इसका वर्तमान स्वरूप 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। इसकी संरचना का वर्णन भारतीय संविधान में नहीं है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और यह अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं, जबकि इन्हें साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। जबकि 3 कारण ऐसे हैं या 3 आधार ऐसे हैं जहां पर राष्ट्रपति बिना जांच के भी हटा सकता है। यह है पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए या लाभ का पद ग्रहण कर ले। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे रॉस बोरकर, वहीं पहले भारतीय अध्यक्ष थे एच.के. कृपलानी, जबकि पहली महिला अध्यक्ष थी रोज मिलियन बेथ्यू, जबकि वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। अब अन्य तथ्यों में सबसे पहले हम इसके संवैधानिक प्रावधान यानी अनुच्छेदों को देख लेते हैं। तो संविधान के भाग 14 में इसका वर्णन है। भाग 14 को संविधान में 2 भागों में 2 अध्यायों में बांटा गया है। अध्याय 1 में सिविल सर्विसेज के बारे में बताया गया है, जबकि अध्याय 2 में जो सिविल सर्विस कमीशन है उनके बारे में बताया गया है। तो पहले भाग को देखते हैं जो अनुच्छेद 308 से 314 तक है। तो अनुच्छेद नंबर 308 में जम्मू कश्मीर से संबंधित विशेष प्रावधान है जो कि हटा दिए गए हैं। 309 में कहा गया है कि संघ और राज्य के अधीन सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती। 310 में कहा गया है कि संघ और राज्य के अधीन सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि यानी कि टेन्योर। 311 में बताया गया है कि संघ और राज्य के अधीन सेवा करने वाले व्यक्तियों को हटाया जाना यानी रिमूवल प्रोसेस। 312 ये बहुत महत्वपूर्ण है। 312 में कहा गया है कि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों यानी 66% सदस्यों के बहुमत से एक नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण प्रारंभ कर सकेगी, स्टार्ट कर सकेगी। वर्तमान में भारतीय संविधान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ये है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएएस और आईपीएस शुरुआत से ही भारतीय संविधान में थी, जबकि आईएफएस को 1 जुलाई 1966 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 313 में संक्रमणकालीन उपबंध यानी अस्थायी उपबंध दिए गए हैं। वहीं 314 आर्टिकल हटा दिया गया है। अब भाग 14 के जो चैप्टर नंबर 2 है जो कि 315 से 323 है, इसे देखते हैं। तो 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोगों की बात की गई है। यहाँ पर 3 प्रकार के लोक सेवा आयोगों को बताया गया है। यह है यूपीएससी, एसपीएससी और जेपीएससी। यूपीएससी यूनियन लेवल के लिए, एसपीएससी स्टेट लेवल के लिए, जबकि जेपीएससी किन्हीं 2 राज्यों को संयुक्त रूप से आयोग की बात कही गई है। जो यूपीएससी और एसपीएससी है यानी यूपीएससी और स्टेट पीएससी है उसका वर्णन 315(1) के अंतर्गत किया गया है, जबकि जेपीएससी का वर्णन 315(2) के अंतर्गत किया गया है। अगला जो आर्टिकल है वो है 316। 316 में इनकी नियुक्ति और पदावधि के बारे में वर्णन किया गया है। 316 सब आर्टिकल 1 में लिखा गया है इनकी नियुक्ति और इनकी योग्यता। नियुक्ति अगर यूपीएससी के संदर्भ में देखें तो राष्ट्रपति द्वारा, वहीं स्टेट पीएससी के संदर्भ में गवर्नर द्वारा की जाती है। जबकि योग्यता के बारे में स्टेट पीएससी और यूपीएससी में समानता है यानी एक ही योग्यता रखी गई है दोनों के लिए, जो है कि कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन 10 वर्ष की लोक सेवा का अनुभव रखते हों। जबकि 316(2) में इनकी पदावधि और त्यागपत्र के बारे में बताया गया है। तो पदावधि यूपीएससी के संदर्भ में 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, जबकि स्टेट पीएससी के संदर्भ में 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।
वहीं त्यागपत्र की बात करें तो यूपीएससी के संदर्भ में राष्ट्रपति और स्टेट पीएससी के संदर्भ में गवर्नर को त्यागपत्र दिया जाता है। 316 में दिया गया है रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी, यानी कि ये जो भी स्टेट पीएससी या यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य होंगे ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। और कहां कहां इनकी पुनः नियुक्ति हो सकेगी इसके बारे में अनुच्छेद 319 में बताया गया है। अनुच्छेद जो अगला है वो है 317 में आ गया खतरा, यानी कि इन्हें हटाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 317 में किया गया है। यहां पर स्टेट पीएससी और यूपीएससी दोनों के संदर्भ में एक ही प्रक्रिया का वर्णन है। यहां पर लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि 3 कारण ऐसे दिए गए हैं जहां पर बिना जांच के भी इन्हें हटाया जा सकता है। ये है पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए या लाभ का पद धारण कर ले। अनुच्छेद 318 में इनकी सेवा शर्तें यानी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बताया गया है। तो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के संदर्भ में कहा गया है कि यूपीएससी के संदर्भ में राष्ट्रपति संसद की सलाह यानी पार्लियामेंट की सलाह पर सेवा शर्तों का निर्धारण करेगा, जबकि स्टेट पीएससी के संदर्भ में कहा गया है कि गवर्नर विधानमंडल की यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के सलाह पर राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएगी। यूपीएससी के संदर्भ में पार्लियामेंट द्वारा इससे संबंधित एक अधिनियम बनाया गया जिसका नाम है यूपीएससी मेंबर रूल्स 1969। इसी के तहत 2 चीजों का वर्णन है। एक तो यूपीएससी की संरचना का, जो कि संविधान में वर्णित नहीं थी। इसकी संरचना यहां पर लिखा गया है कि यूपीएससी में अधिकतम अध्यक्ष समेत 10 सदस्य हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 11 मेंबर हो सकते हैं, अध्यक्ष को भी अगर जोड़ लिया जाए तो। वहीं वेतन का वर्णन भी इसी एक्ट के अंतर्गत किया गया है। यहां पर लिखा गया है कि जो अध्यक्ष का वेतन है वो 2,50,000, वहीं जो सदस्य का वेतन है वो 2,25,000 होगा और इसमें कोई भी नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। अनुच्छेद 319 में रीअपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है, यानी कि कहां कहां इनकी पुनः नियुक्ति हो सकती है, किनकी, यूपीएससी और स्टेट पीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की। तो यहां पर 4 कंडीशंस बन सकती हैं। पहली कंडीशन, अगर वह व्यक्ति यूपीएससी का अध्यक्ष है तो वो कहीं भी नियुक्त नहीं होगा भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन, और यूपीएससी या एमपीपी या स्टेट पीएससी कहीं भी वह नियुक्त नहीं होगा। दूसरी कंडीशन बन सकती है कि अगर वो यूपीएससी का मेंबर है, तो अगर यूपीएससी का मेंबर है तो उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला कि वो किसी भी राज्य की स्टेट पीएससी का हेड बन सकता है, और दूसरा कि वो यूपीएससी का हेड बन सकता है। तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि अगर वो किसी स्टेट पीएससी का हेड है तो उसके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला कि वह किसी दूसरी स्टेट पीएससी का हेड बन सकता है, दूसरा कि वह यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, तीसरा कि वह यूपीएससी का हेड बन सकता है। और चौथी कंडीशंस बन सकती है कि अगर वह किसी स्टेट पीएससी का मेंबर है तो उसके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे। पहला कि वह उसी स्टेट पीएससी का हेड बन जाए, दूसरा कि वह किसी और स्टेट पीएससी का हेड बन जाए, तीसरा कि वह यूपीएससी का मेंबर बन जाए, और चौथा वह यूपीएससी का हेड बन जाए। तो यहाँ पर जो कंडीशंस बताई गई हैं यहीं पर रीअपॉइंटमेंट हो सकता है अध्यक्षों का और सदस्यों का, नहीं तो इसके अलावा ये कहीं भी नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। ये 316(3) में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। 320 में जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी है इनके कार्यों और शक्तियों का वर्णन किया गया है। वहीं 321 में बताया गया है कि राष्ट्रपति इनके कर्तव्यों का विस्तार यानी कि कार्यों का विस्तार कर सकता है। 322 में खर्चों के बारे में बताया गया है। यूपीएससी के संदर्भ में कहा गया है कि यूपीएससी के जो खर्चे रहेंगे वो भारत की संचित निधि पर भारित रहेंगे, जबकि स्टेट पीएससी के संदर्भ में कहा गया है कि राज्य की जो संचित निधि रहेगी उस पर इसके खर्चे भारित व्यय रहेंगे। 323 में यूपीएससी और स्टेट पीएससी के रिपोर्ट के बारे में कहा गया है। तो यूपीएससी के संदर्भ में यूपीएससी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को, वहीं स्टेट पीएससी अपनी रिपोर्ट गवर्नर को सौंपती है। तो यहाँ पर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उससे रिलेटेड हमारे संवैधानिक प्रावधान समाप्त होते हैं। अब हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। तो इसकी हिस्ट्री की शुरुआत होती है सन 1793 से। 1793 में कॉर्नवालिस कोड आता है, और कॉर्नवालिस कोड के तहत पहली बार जो सिविल सर्विसेज हैं उनको एक रूपता प्रदान की जाती है, और यहाँ पर पहली बार मतलब कि एक सुव्यवस्थित रूप से हमें इसका देखने को मिलता है प्रारूप।
सिविल सर्विसेज का, लोक सेवाओं का, इसलिए हम लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विसेज का जनक भी कहते हैं। उसके बाद आता है सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। कहाँ पर? कलकत्ता में। क्यों? सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए। इसके बाद 1806 में लंदन के हैरीबरी में क्या? एक ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना होती है। क्यों? सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद सन 1833 का एक्ट आता है। इसमें क्या कहा गया था? इसमें वैसे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन कहा गया था कि जो भी अब सिविल सर्वेंट की अपॉइंटमेंट होगी उनमें धर्म है, जाति भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये लिखा गया था, यानी समानता का व्यवहार होगा। उसके बाद सन 1853 का एक्ट आता है। इसके तहत 1854 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में मेकाले आयोग का गठन किया जाता है, जो अपनी रिपोर्ट देता है और कहता है कि जो अपॉइंटमेंट हो रही है सिविल सर्वेंट की वो एग्जाम के आधार पर होनी चाहिए, यानी कि परीक्षा प्रणाली की शुरुआत होनी चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए और उसके आधार पर, योग्यता के आधार पर इनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। तो एग्जाम हुई भी, कहाँ पर हुई? लंदन में हुई। कब हुई? 1855 में। तो 1855 में पहली बार सिविल सर्विसेज की एग्जाम होती है। कहाँ पर? लंदन में। यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई थी 23 और मिनिमम रखी गई थी 19। उसके बाद 1864 का वह साल जहां पर सबसे पहले भारतीय बनते हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर, इस एग्जाम को पास करने वाले और भारत के पहले सिविल सर्वेंट बनते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अंग्रेजों के टाइम पे कौन कौन से कमीशंस या कमेटी बनी सिविल सर्विसेज से संबंधित और उन्होंने क्या क्या बातें कही थी। तो सबसे पहले 1886 में एचिसन कमीशन बनता है। एचिसन कमीशन द्वारा कहा गया था कि जो एज लिमिट है वो 23 कर देनी चाहिए, क्योंकि इस समय तक आते आते एज लिमिट घटा दी गई थी। उसके बाद 1912 में एक और कमीशन बनता है, वो है एस लिंकटन कमीशन। इसने कहा था कि जो एग्जाम है वो लंदन में नहीं भारत में होनी चाहिए। और भारत में क्या एग्जाम हुई? हाँ हुई। कब हुई? 1922 में हुई। कहाँ हुई? इलाहाबाद में हुई। तो एस लिंकटन कमीशन की सिफारिश पर 1922 में इलाहाबाद में भारत में पहली बार सिविल सर्विसेज की एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है। उसके बाद 1923 में ली आयोग, जिसे हम रॉयल कमीशन या शाही कमीशन के नाम से भी जानते हैं, की गठन होता है। इसने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि एग्जाम तो ठीक है, लेकिन एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी होना चाहिए इंडिया में ही। और क्या कमीशन बना? हाँ बना। कब बना? 1 अक्टूबर 1926 को राज बोरकर के अध्यक्षता में उसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में रखा गया था। उसके बाद 1935 का अधिनियम आता है। इसमें क्या किया गया कि स्टेट के लिए और सेंटर के लिए अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कही गई। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 315 के तहत 3 प्रकार के लोक सेवा आयोगों को अपनाया गया। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात कौन कौन से प्रमुख आयोग या कमेटी बनी है जो सिविल सर्विसेज से संबंधित हैं और उन्होंने क्या क्या बातें कही। तो सबसे पहले 1976 में कोठारी कमीशन बनता है और यह कहता है कि 3 स्तरीय यानी 3 टायर सिस्टम होना चाहिए एग्जाम का, यानी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। उसके बाद 1989 में एक कमीशन बनता है, वो है सतीश चंद्रा कमीशन। सतीश चंद्रा कमीशन कहता है कि एक ऐसे का पेपर भी होना चाहिए, निबंध का पेपर ऐड किया गया तो इसके तहत। और 2004 में एक बनती है होता कमेटी। होता कमेटी ने कहा कि एक सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सी सेट का पेपर भी होना चाहिए, तो वो सी सेट का पेपर ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पर हमारे जो इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है शुरुआत से लेकर आज तक की, वो पूरी तरह से समाप्त होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है। तो एक तो सबसे फेमस है, जो भारत का सर्वोच्च प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान है, वो है लवासना लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। यह मसूरी उत्तराखंड में है, जो कि कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। इसकी स्थापना 1948 में माउंट आबू राजस्थान में की गई थी, लेकिन वर्तमान में यह हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद है इंदिरा गांधी वन अकादमी, यह देहरादून उत्तराखंड में है। उसके बाद मध्य प्रदेश में आ जाते हैं, तो मध्य प्रदेश का जो सर्वोच्च प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान है वो है RCPV नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी, जो कि भोपाल में है, और जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, जो कि सागर में है।
अब इससे संबंधित एक और चीज़ है कि सिविल सर्विसेज डे कब मनाते हैं। तो सिविल सर्विसेज डे हम 21 अप्रैल को मनाते हैं। 21 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को ही भारत के पहले होम मिनिस्टर, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारत के समस्त जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें संबोधित किया गया था और स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा गया था। उसी की याद में हम सन 2006 से लगातार 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे के रूप में हर साल मनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा यूपीएससी और उससे संबंधित सारी चीज़ें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।